हेलो दोस्तों, परीक्षा धाम की आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान। चैप्टर शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लेके आऊँ और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, और उस हिसाब से फिर मैं आगे अपलोड करती चलूँगी उसको भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं रसायन विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान को। तो परमाणु और परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इनने इस सिद्धांत को कब दिया था? 1808 में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं और उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने यह प्रतिरूप दिया। कब दिया था? 1911 में। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। उन्होंने कहा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है और धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा है। उन्होंने कहा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है या तो एकदम खोखला होता है और उसके केंद्र में धन आवेश पाया जाता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा है। जो धन आवेशित पदार्थ है, कण है, उसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु संरचना मॉडल। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो नील बोहर ने परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया था। इससे हम बोहर रदरफोर्ड मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर किया था। नील बोहर और रदरफोर्ड दोनों लोगों ने मिलकर, इसलिए हम इसे नील बोहर और रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। अब हम आते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी पे। इसको कब प्रतिपादित किया था? 1869 में। किसने किया था? मेंडलीफ ने। क्योंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी नाम से ही पता चल रहा है। इसने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व ज्ञात होते थे। मतलब उनने तत्वों को उनके मूल कैसे है, गुणधर्म कैसा है, परमाणु द्रव्यमान कैसा है, रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं, उन सब में समानता के आधार पर एक चार्ट तैयार किया जिसमें 63 एलिमेंट्स मौजूद थे। ठीक है, ये तो था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब हम जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को। इसको किया है 1913 में मोसले ने 1913 में इसका प्रतिपादन किया था। आधुनिक आवर्त विज्ञान के अनुसार आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों की एक तालिका है जिसमें तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म, उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। इस सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त तथा खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या 7 है, वर्ग कितने हैं? 18। मतलब इसमें आवर्त 7 हैं और वर्ग कितने हैं? 18 हैं टोटल। और इसमें हमने क्या देखा था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसमें 63 तत्व थे। अब हम बात करते हैं ऋषि गणात के बारे में। परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण अविभाजनशील होते हैं, मतलब इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसको 1841 में किसने प्रतिपादित किया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। ठीक है, इनने ऊर्जा संरक्षण के लिए सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया, इसलिए जूलियस रॉबर्ट को ऊर्जा संरक्षण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उनने कहा ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। मतलब ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं, ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, जैसे मोमबत्ती। ये क्या करता है? मोमबत्ती आपको पता है ये कि केमिकल्स से बना होता है। तो इसको हम जलाते हैं तो क्या निकलता है? प्रकाश, और उसके साथ क्या निकलता है? ऊष्मा। तो मोमबत्ती क्या करता है? जो रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल से क्योंकि बनी हुई है, उसको प्रकाश व ऊष्मा में परिवर्तित करता है। इसी तरीके से डायनेमो क्या है? एक मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, और इससे क्या होता है? जब हम इसको यूज करते हैं तो इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी तरीके से विद्युत मोटर, ये क्या है? ये जस्ट डायनेमो का उल्टा है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है
वहीं विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम देखते हैं लाउड स्पीकर की। लाउड स्पीकर क्या है? इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी है और जब हम इसको यूज करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर आगे हम आते हैं सोलर सेल पे। सोलर सेल आपको पता है ये एक सौर ऊर्जा है, उसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में। आज हर घरों में यूज हो रहा है ना सोलर सेल, सोलर पैनल्स लग रहे हैं। वो क्या कर रहा है? एक सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उससे क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत ऊर्जा। रीवा में सबसे बड़ा पावर प्लांट अब तक का लगा हुआ है 750 मेगावाट के, वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है माइक्रोफोन। ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर ट्यूब लाइट आपको पता ही है, ये एक विद्युत ऊर्जा है और इसको क्या करता है? प्रकाश में परिवर्तित करता है। फिर विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब विद्युत बल्ब एक विद्युत ऊर्जा है, उसको भी क्या करेगा? प्रकाश और ऊष्मा देगा। आपको पता ही है कि बल्ब से प्रकाश तो होता है, ये साथ हमें गर्मी भी लगने लगती है, मतलब ये क्या करता है? ये ऊष्मा ऊर्जा भी देता है। फिर विद्युत सेल आपको पता ही है कि रासायनिक ऊर्जा के बने होते हैं, इससे विद्युत ऊर्जा बनती है। फिर है सितार। आपको पता ही है कि एक मशीन होता है और ये ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जब आप कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं मेंटली पावर सारणी में मोजले आधुनिक जिन लोगों ने जो खोज की है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन है? मोजले। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चार्विक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। बोर सिद्धांत किसने किया था? नील्स बोर ने। परमाणु सिद्धांत किसका है? जॉन डाल्टन का। क्वांटम सिद्धांत किसका है? प्लैंक का। ये सारे आपको आविष्कार पता होने चाहिए, एमपीपीएससी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड। इनने क्या की? नाभिक की खोज की है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने। नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने। क्लोरीन की शीले ने। हाइड्रोजन की कैवेंडिश ने। बारूद की रोजर बेकर ने। परमाणु क्रमांक की मोसले ने। और विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये लिस्ट आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा एक लिस्ट चाहें तो अपने रफ कॉपी में नोट करके बार बार याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपवर्जन का सिद्धांत। इसको किसने दिया? पाउले ने। तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत ड्रीबॉगली ने। इसके बाद क्रमिक रचना नियम का सिद्धांत अफबाउ ने। अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत फून्स का। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग और हेनरी बेकल का रेडियो सक्रियता। तो आप जब भी याद करना तो ऐसे करना, पाउली का अपवर्जन नियम, हेनरी बेकल का रेडियो सक्रियता, साथ में आप दोनों का नाम लेते जाना तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम जानते हैं रसायन से संबंधित जानकारी। परमाणु में क्या क्या होता है? नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक क्या होता है? ये परमाणु के केंद्र में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ये कण नाभिक के चारों तरफ कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। कब की? 1897 में। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव आवेश है, उस पर चार्ज है, उसी तरीके से प्रोटॉन पे एक धनात्मक आवेश है और ये प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। कब की? 1886 में की थी। प्रोटॉन का नामकरण क्या है? इसने दिया था रदरफोर्ड ने। तो ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं न्यूट्रॉन पे। ये कण आवेश रहित होते हैं और मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये भी नाभिक में पाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। देखिए आप ये डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये न्यूट्रॉन है जिस पे कोई भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है और बीच में क्या है? नाभिक। ये पूरा ये जो सेंटर में है ये क्या है? नाभिक। अब इससे प्लस चार्ज आप देख रहे होंगे, तो जो प्लस चार्ज है वो प्रोटॉन है। ठीक है, और ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है आपको, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है? इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और प्रोटॉन क्या है? नाभिक के अंदर ही है और क्या कर रहा है? धनावेशित कण है। ठीक है, तो आप डायग्राम से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं परमाणु संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन मतलब वही जो हमने देखा था, पॉजिटिव चार्ज।
तो परमाणु संख्या क्या है? नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उसकी संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं द्रव्यमान संख्या पे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देते हैं, प्रोटॉन को भी जोड़ देते हैं और न्यूट्रॉन को भी जोड़ देते हैं, तब क्या होता है? इसका जो योग होता है वो क्या बनता है? द्रव्यमान संख्या। अब हम आते हैं परमाणु भार पे। किसी भी तत्व का परमाणु भार यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। मतलब ये कि कोई भी तत्व है उसका एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, ये हमें परमाणु भार बताता है, मतलब उसके भार के बारे में जानकारी देता है। अब देखते हैं हम कुछ, ये देखिए परीक्षा धाम वालों ने इतना अच्छा कर दिया है कि आपको अलग से कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। रासायनिक टर्म में पेपर भी पूछता है, ये उसको भी दे दिया गया है। जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर, जो घरों में यूज़ होता है, आपको पता ही होगा। सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग पाउडर। कॉपर सल्फेट नीला थोथा, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। ठीक है। इसके बाद क्या है? चूने के पत्थर को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड, क्विक सिल्वर पारा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सॉल्ट पेपर पोटेशियम नाइट्रेट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्प्रिट ऑफ सॉल्ट है। और जिंक ऑक्साइड फिलोसफर वुल है। इसी तरीके से एलम को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मैं 1 सेकेंड के लिए इस तरीके से कर दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। चलिए, अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। उसी तरीके से धातु और एवं उसके अयस्क, जैसे अगर कोई चिली सॉल्ट पेपर है, ट्रोना है, बोरेक्स है, साधारण नमक है, इसका मतलब ये है कि सोडियम धातुएं हैं और इसके अयस्क ये सब हैं। ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या है? बॉक्साइट है, कोरंडम है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट है। ये पता होना चाहिए, हमें ये पूछता है। फिर हम आते हैं पोटेशियम पे। नाइटर और कर्नेलाइट इसके अयस्क हैं। मैग्नीशियम डोलोमाइट और इप्सम कर्नेलाइट, कैल्शियम का डोलोमाइट और कैल्साइट, सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, सोना का कॉल्वेराइट और सिल्वेनाइट, निकेल का मिलेराइट, क्रोमियम का क्रोमाइट, यूरेनियम का पिंचब्लेंड और टाइटेनियम का इल्मेनाइट और थोरियम का मोनोजाइट। ये पूरा क्या है? ये पूरी उसके अयस्कों की लिस्ट है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जूम कर दे रही हूँ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मिश्र धातुओं के बारे में दिया गया है। उन्हें सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है कि जो हमेशा हिट क्वेश्चंस होते हैं, जो पूछे जाते हैं, इकट्ठा एक लिस्ट बना दी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पीतल, ये किससे बना होता है? तांबा और जिंक से। जब हम तांबा और जिंक के पदार्थों को मिलाते हैं तो उससे हमें पीतल बन जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? बर्तन बनाने में। कांसा, जब तांबा और टीन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। इससे सिक्के, घंटी एवं बर्तन बनाने में काम आता है। जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक और निकिल का बना होता है, बर्तन बनाने में काम आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जर्मन सिल्वर में आपको लग रहा होगा कि सिल्वर, लेकिन इसमें कहीं भी आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी, ये भी आपको याद रखना है। फिर रोल्ड गोल्ड, ये तांबा और एल्यूमिनियम से बना होता है, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर है गन मेटल, ये तांबा, जिंक और टीन का बना होता है, ये बियरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और गियर में। डेल्टा मेटल में तांबा, जिंक और आयरन है, ये जहाज के पंखे बनाने में उपयोग होता है। मुंज मेटल में तांबा और जिंक है, सिक्के बनाने में उपयोग होता है। डच मेटल, ये भी तांबा और जिंक, टांका, टीन और लेड। और रोज मेटल, बिस्मथ, लेड और टीन। और स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, निकिल, ये सब बर्तन बनाने में उपयोग किए जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं पदार्थ और उनके वर्गीकरण पे। ऐसे कुछ भी जिनमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिसे हम इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ। मतलब जो स्थान घेरती हैं और जिसे हम इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं कि हाँ, कोई ना कोई पदार्थ, कोई ना कोई तत्व है, जैसे हवा, पानी और लकड़ी। अब हम आते हैं पदार्थों के वर्गीकरण पे।
पदार्थों का एक भौतिक वर्गीकरण है, एक रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक में ठोस, द्रव और गैस है, और रासायनिक में शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ में क्या है, एक तत्व है, एक यौगिक, जो धातु, अधातु और उपधातु, यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। मिश्रण समांगी और विषमांगी होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं पदार्थों के वर्गीकरण पे। इनका आयतन एवं आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस क्या होता है, कोई भी चीज़ उसका आकार हमें पता ही होता है, आयतन भी हमें पता ही होता है कि क्या होगा, क्या इसका आयतन है, मतलब ये एक निश्चित शेप होता है उसका। और कणों के मध्य गति और कंपन कम होता है, क्योंकि वो इतने घने तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें गति और कंपन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। पत्थर, लोहा और लकड़ी आपको पता ही ठोस वाली चीज़ें हैं। फिर द्रव, आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित। आयतन तो हमें पता होता है कितना होगा, लेकिन आकार का कोई पता नहीं होता कि क्या शेप लेगा। और दृढ़ता भी, इसकी मजबूती भी कम होती है। कणों के मध्य गति और कंपन मध्यम होता है। जल, दूध, एल्कोहल आदि द्रव हैं। ठीक है, आपको पता है ये बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर गैस, इनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इनकी दृढ़ता नगण्य है। इनके कणों के मध्य गति और कंपन अधिक होता है। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ठोस, द्रव और गैस क्या क्या होता है, नॉर्मली हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें हैं। फिर प्लाज्मा। प्लाज्मा जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसकी पहचान सबसे पहले क्रुक्स नली में सर विलियम क्रुक्स द्वारा की गई थी, और उन्होंने इसे चमकते पदार्थ का नाम दिया था। पदार्थ की यह चौथी अवस्था 1920 में इरविंग लैंगमीटर ने परिभाषित की थी। ठीक है, ये प्लाज्मा है चौथा। इसके कण अत्यधिक ऊर्जा वाले, चमकीले और अधिक उत्तेजित होते हैं। यह कण उच्च ताप पर आयनीकृत गैस के रूप में होता है। अब हम आगे देखते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सत्येंद्रनाथ बोस ने और आइंस्टीन ने मिलकर खोज की थी। अत्यंत कम घनत्व वाली गैस का बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर पदार्थ की अवस्था को बोस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। मतलब हम बहुत कम घनत्व उसकी बहुत कम घनत्व वाली कोई गैस है, और बहुत कम तापमान पर जब हम इसको ठंडा करते हैं तो उस पदार्थ की जो अवस्था बनती है उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की इस अवस्था का सबसे पहले भविष्यवाणी किसने की थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं तत्व। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं, वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु का हमने देखा था कि जो अविभाजित होते हैं, लेकिन जब बहुत से परमाणु मिल जाते हैं और एक ही प्रकार के होते हैं तो उसे हम तत्व कहते हैं। सभी रासायनिक पदार्थों का निर्माण तत्वों से होता है, और वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118। कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, सोना और चांदी। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या है, धातु, उपधातु और अधातु, जिनका वर्णन आगे किया गया है। अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, जैसे हमने देखा कि वो परमाणुओं के मिलने से तत्व बना है, उसी तरीके से 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। ठीक है, उसकी सहायता से बना पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, H2O मतलब, ठीक है, जल। फिर है मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी, अब पदार्थ तो हैं लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं है, इसलिए इससे क्या हो गया, मिश्रण बनता है। मिश्रण के स्वयं अपने कोई गुण नहीं होते, उनके गुण अवयवी पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जैसे हवा, समुद्री जल और पीतल। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है कि पदार्थ के संघटन और गुण सर्वत्र समान होते हैं। समांगी होमोजीनियस, पता ही है कि पदार्थ के जितने भी संघटन और गुण सर्वत्र समान होंगे और भौतिक रूप से स्पष्ट नहीं दिखा जा सकता है। जल और नमक का मिश्रण समांगी मिश्रण है। जल और चीनी का मिश्रण समांगी मिश्रण है। भौतिक रूप में हम नहीं देख सकते हैं, और इसे भौतिक रूप में देखा जा सकता है, और इसके संघटन और गुण असमान होते हैं, जैसे वायु में धूल के कण, जल और तेल का मिश्रण। अब मिश्रण को पृथक करने की विधि हम देखते हैं। वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वापातन, आसवन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी। वाष्पीकरण, द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या है, वाष्पीकरण है। हमने उसको क्वथनांक से पूर्व ही हमने क्या कर दिया, पहले वाष्प में बदल दिया सीधे सीधे। जैसे जल में घुले हुए नमक को वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, फिर संघनन, ये क्या होता है, ये निश्चित ताप पर और वाष्प को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। फिर ऊर्ध्वपातन, जब पदार्थ अपने ठोस अवस्था से क्या हो, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। और इसका उदाहरण क्या है, कपूर का जलना। बहुत हिट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में बहुत पूछता है।
आसवन, जब किसी पदार्थ को गर्म करके वाष्प में और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वाष्पन संघनन की क्रिया संयुक्त रूप से होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाप। भाप आसवन, अल्कोहल का निर्माण, प्रभाजी आसवन, डीजल पेट्रोल का निर्माण। क्रिस्टलीकरण, जब किसी द्रव में बहुत अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ घुला हुआ रहता है तो इस ठोस पदार्थ और द्रव को अलग अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जा सकता है उसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। समुद्र के पानी का नमक का निर्माण। अब हम आते हैं क्रोमेटोग्राफी। एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए रक्त के नशीर करते हैं तो वो क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी। रक्त से निकले ड्रग्स अलग अलग करना। अब आगे की क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।